प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम गणित विषय में 2 चरों वाले दैनिक समीकरण के युग्म भाग 2 पढ़ेंगे और हिंदी विषय में जयशंकर प्रसाद भाग 3 पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में गणित विषय में अवकलज वेव अनुप्रयोग भाग 2 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान विषय में गतिमान आवेश चुंबकत्व भाग 2 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म, जिसको इंग्लिश में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2 यानी कि दूसरी वीडियो। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यानी कि आज की वीडियो में हम ओवरऑल ये देखेंगे कि अगर हमें समीकरण गिवन है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए हुए हैं, तो क्या हम उन समीकरण के युग्मों के कोफिशिएंट्स यानी कि गुणांकों को देख करके बता सकते हैं कि उस समीकरण का हल है, बहुत सारे हल हैं या सिर्फ एक हल है या हल नहीं है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है संगत यानी कि कंसिस्टेंट और दूसरा है असंगत यानी इनकंसिस्टेंट। इनका अर्थ क्या होता है? संगत का अर्थ होता है कि समीकरण का हल है। अब 1 है, 2 है, बहुत सारे हैं, उस पर नहीं जाते हैं हम। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि हल है। असंगत का अर्थ होता है कि इसका हल नहीं है। तो अब संगत को हम आगे फिर से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। इसका क्या अर्थ है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म दिया हुआ है उसको अगर हम ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करें यानी ग्राफीय विधि से हल करें, तो उनकी जो 2 रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करती हुई जाएंगी। और अगर ऐसा सीन है यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई जा रही हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक हल होगा, यानी कि केवल एक हल होगा, क्योंकि जहां से प्रतिच्छेद करेगी सिर्फ वो बिंदु जो है वो हल होगा। तो इसकी ग्राफ किस तरीके की होती है? इस तरीके की ग्राफ बनेगी। 2 लाइन जा रही है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई है। अगला है संपाती रेखाएं। संगत का दूसरा पॉइंट क्या है? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब ये है कि जब आप दिए हुए 2 ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो पहला ग्राफ एक लाइन बनेगी, एक रेखा बनेगी, और दूसरे इक्वेशन यानी दूसरे समीकरण का ग्राफ एग्जैक्टली उसी रेखा के ऊपर से चली जाएगी। इसका क्या अर्थ है कि दोनों रेखाओं के बीच में उभयनिष्ठ बिंदु कितनी है? सारी की सारी बिंदु है। तो यहाँ पर हो जाती है अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 लाइन्स है, 2x माइनस y इक्वल टू 0 तथा 4x माइनस 2y इक्वल टू 16, और दोनों ही इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो एक ही लाइन है। यानी ये सारे ही जो बिंदु हैं वो इन 2 समीकरणों के हल हैं। चलिए अब देखते हैं असंगत यानी इनकंसिस्टेंट को। ये होती है समांतर रेखाएं, यानी जो हमारे पास 2 समीकरण के युग्म होंगे उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो उनकी जो रेखाएं होंगी
वो समांतर रेखाएं होंगी, यानी वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और अगर कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, यानी कि उसका कोई हल नहीं होगा। इस पर चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। दो रेखाएं होंगी और दोनों समांतर होंगी और ये दोनों कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुल मिलाकर हमारे पास 3 टाइप के हल आते हैं। या तो एक हल होगा सिर्फ, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या फिर कोई भी हल नहीं होगा। केवल एक हल वाले में जो हमारे ग्राफ में रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करती हुई होंगी। इसी प्रकार अपरिमित रूप से अनेक हल वाले में संपाती रेखाएं होंगी, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस, जो कि एक के ऊपर एक होती है। इसी प्रकार जहां कोई हल नहीं है वहां समांतर रेखाएं होंगी। और आप इस टेबल को ध्यान से देखिए तो आपको समझ आ रहा होगा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं संपाती रेखाएं, यानी जहां पर हल है उनको हम संगत कहते हैं और जहां कोई हल नहीं है उसको हम असंगत कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार हम समीकरणों के गुणांकों को लेकर के और उसको कंपेयर करके देखेंगे कि उनकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई हैं, संपाती हैं या समांतर हैं, तथा उनके हल किस प्रकार के हुए हैं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी, यानी 2 समीकरण होंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहां पर x तथा y चर है तथा a1, b1, c1, a2, b2 तथा c2 वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में a1, a2, b1, b2, c1, c2 के रेशियोज को कंपेयर करेंगे। किस प्रकार? सबसे पहला केस आता है अगर हमने पहले 2 रेशियोज को कंपेयर किया, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो पहला रेशियो हमने कंपेयर किया, यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो ये बराबर होंगे या ये बराबर नहीं होंगे। तो पहला केस हमने लिया, ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका केवल एक हल होता है, यानी इसकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। आगे देखते हैं, अगर ये दोनों रेशियोज बराबर हैं फिर क्या होगा। हमारे पास फिर से वही समीकरण है, और अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, तो तीसरी चीज आती है कि अब हम कंपेयर करेंगे c1 बटे c2 को। तो अब क्या हो सकता है, अब या तो ये हो सकता है कि ये बराबर है या फिर ये बराबर नहीं है। तो पहले हमने केस लिया कि ये बराबर है, तो अगर ये तीनों ही रेशियोज बराबर हैं फिर क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी इनकी रेखाएं जो होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कि संपाती रेखाएं होंगी। अब एक केस बच गया बस, कौन सा, जहां पर a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, पर बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर ये a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो ये रेखाएं होती हैं हमारी समांतर रेखाएं, यानी इस सिचुएशन में समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो आपने देखा कि हमने तीनों ही कैटेगरीज को सॉल्व किया है। किस तरीके से हम तीनों रेशियोज को कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि इसके कोई हल है नहीं है, या फिर इनकी रेखाएं कैसी है, संपाती हैं, समांतर है या फिर प्रतिच्छेद करती हुई है। चलिए अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती हैं। तो पहला समीकरण का युग्म क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर में 0। दूसरा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। दूसरा समीकरण का युग्म है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तीसरा समीकरण का युग्म है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3 समीकरण के युग्म है। तीनों में हम चेक करेंगे इनके अनुपातों की तुलना करके कि क्या इनकी
जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हुई है, समांतर है अथवा समपाती। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a1 बराबर है 5, b1 बराबर है -4 तथा c1 बराबर है 8 के पहले समीकरण से लिया हमने। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से हमें प्राप्त होता है a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 तथा c2 बराबर -9। तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे a1 a2 के रेशो को b1 b2 के रेशो से एंड c1 c2 के रेशो से। तो चलिए देखते हैं तीनों के रेशोज हैं क्या, एक एक करके निकालते हैं हम। a1 अपॉन a2 की बात करें तो क्या आ जाएगा, 5/7। इसी प्रकार अगर हम b1/b2 को देखें तो क्या आ जाएगा, -4/6। तो क्या 5/7 -4/6 के बराबर है? नहीं। तो क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो हमें आगे c1 और c2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये यहीं पर बराबर नहीं है। इसका अर्थ है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, और अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब है इसका केवल एक हल है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन है। और इनकी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा इक्वेशन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर क्या है, इक्वल टू में 0 है। हो सकता है कुछ प्रश्नों में इक्वल टू में 0 ना हो, इक्वल के बाद y वाले टर्म हो या फिर अचर संख्याएं। तो आपको हमेशा इस फॉर्म में लिखना है पहले, उसके बाद ही प्रश्नों को हल करना है। यानी आपको समीकरणों को हमेशा a1x + b1y + c1 = 0 की फॉर्म में रखना है। बराबर में हमेशा 0 होना चाहिए। अब यहाँ अगर हम पहले समीकरण को देखें तो उससे हमें ज्ञात होता है कि a1 बराबर है 9 के, b1 बराबर है 3 के और c1 बराबर है 12 के। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में a2 बराबर है 18 के, b2 बराबर है 6 के तथा c2 बराबर है 24 के। अब हम कंपेयर करेंगे तीनों रेशियोज को, यानी a1/a2 को निकालेंगे, b1/b2 को देखेंगे तथा c1/c2 को देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए a1/a2 क्या है, 9/18 यानी कि 1/2। इसी प्रकार अगर हम b1/b2 को देखें तो b1/b2 क्या है, b1 3 है और b2 6 है, तो 3/6 क्या हो जाएगा, 1/2। इसी प्रकार अगर हम c1/c2 को देखें, c1 12 है और c2 24 है, तो c1/c2 बराबर हो जाएगा 12/24, यानी ये भी बराबर हो गया 1/2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 तीनों का ही मान क्या है, 1/2, यानी तीनों क्या है, आपस में बराबर है। यानी हम कह सकते हैं 9/18 बराबर है 3/6 के, बराबर है 12/24 के, और ये तीनों ही मान 1/2 के बराबर है। यहाँ से हमें ज्ञात होता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। ये कौन सा केस था, हमने पिछले कुछ 2-3 मिनट पहले देखा था कि इस टाइप के केस में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और इनकी रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती रेखाएं, यानी कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखते हैं अगला यानी थर्ड पार्ट। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अब यहाँ पर भी हम सारे कोफिशिएंट्स को देख लेते हैं। पहले इक्वेशन को अगर हम देखें तो a1 का मान है 6, b1 का मान है -3, c1 का मान है 10। दूसरे इक्वेशन को देखिए, यहाँ से हमें ज्ञात होता है कि a2 का मान है 2, b2 का मान है -1 और c2 का मान है 9। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये बराबर है या नहीं है। a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 है 6, a2 है 2, यानी a1/a2 हो जाएगा 6/2, जो कि बराबर आता है 3 के। इसी प्रकार अगर हम b1/b2 की बात करें तो b1/b2 हो जाएगा -3/-1, जो कि कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के।
तो अगर दोनों बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम तीसरा भी चेक करते हैं, यानी C1 बटे C2 भी चेक करेंगे। C1 बटे C2 क्या हो जाएगा, C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9, यानी C1 बटे C2 हो जाएगा 10 बटे 9। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पहले दो संख्याएं तो बराबर है, बट ये तीसरे के बराबर नहीं है, यानी A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, पर बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि इस समीकरण के युग्म का कोई भी हल नहीं है, यानी इनकी रेखाएं कैसी बनेंगी, समांतर रेखाएं। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या सीखा। आप लोग कॉपी पेन निकालिए और इनको नोट कीजिए। पहला है, अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, केवल एक हल होगा। इसी प्रकार दूसरा है, अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, तो हम तीसरा भी चेक करेंगे कि क्या ये बराबर है C1 बटे C2 के या नहीं। अगर ये बराबर है C1 बटे C2 के, तो इसका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। इसी प्रकार अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो इसमें कोई भी हल नहीं होगा, यानी इनकी रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। तो ये पहले दो केस हैं, यानी A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 और A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं क्योंकि इनके हल हैं, एक है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो क्योंकि इनके हल हैं तो इसको हम कहते हैं संगत, यानी कि कंसिस्टेंट, और क्योंकि यहाँ पर हल नहीं है तो इसको हम कहते हैं असंगत, यानी कि इनकंसिस्टेंट। हमारी अगली वीडियो में हम सीखेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बीजगणितीय विधि, जिसके 3 मेथड्स आपकी किताब में दिए हुए हैं, जिसमें पहला है प्रतिस्थापन विधि, जो हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग 3.1 एंड 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको सॉल्व कीजिए तथा साथ ही उसके एग्जाम्पल्स भी करें।
नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आत्मकथ्य कविता के अगले अंश का अध्ययन करेंगे, यानी पंक्ति संख्या 7 से 14 का अर्थ जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पिछले अंश में हमने क्या कुछ पढ़ा उसके बारे में जानेंगे और इस कविता में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं उसकी झलक देखेंगे। साथ ही पंक्ति संख्या 7 से 14 का अर्थ जानेंगे। आइए विद्यार्थियों, बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने यह जाना कि कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है, क्योंकि कवि के अनुभव बहुत ही दुख भरे हैं। उसके जीवन में सुख नहीं रहा, अत्यधिक सुख उसने नहीं पाया, तो वह लोगों को भी दुख ही देगा। साथ ही कवि जगहंसाई से बचना चाहता है, यानी लोगों का मजाक बनने से बचना चाहता है। और कवि का जो दुख है वे किस प्रकार का दुख है, उनका संकेत कवि ने पिछली कविता में भी किया था और अभी जिस अंश का अध्ययन हम करने वाले हैं उसमें भी कवि ने इन्हीं अंशों का वर्णन किया है। इस भाव की पुष्टि के लिए आइए कविता का अर्थ जानते हैं। स्क्रीन पर देखिए, कविता की 7वीं पंक्ति है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहां पर कवि कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम खाली करने वाले, यानी कवि ने कहा था कि गागर रीति है, यानी उसका जो जीवन है वह दुखों से भरा है, वह खाली है, सुख से बिल्कुल खाली है। और इस सुख को उसके जीवन से छीना किसने? उन लोगों ने जो कि उसे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं, जो कि उसकी आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं। वे कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूं तो तुम मेरे दुख का कारण अपने स्वयं को समझ लो और मेरे जीवन के दुखों को अपने जीवन का आनंद बनाने लगो। मेरी रस ले अपने भरने वाले, यानी मेरे दुख का रस बनाकर अपने जीवन को सुख से भरने का प्रयास ना करो। इसीलिए कवि जो है वह आत्मकथा लिखने से बच रहा है और उत्तर के स्वरूप में यह कविता लिख रहा है। आगे कवि कहता है, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं। यहां पर विडंबना का अर्थ होता है असंगति और प्रवंचना का अर्थ होता है धोखा। तो कवि यहां पर कह रहा है यह जो असंगति है इसका क्या मैं हंसी उड़ाऊं, अपने जीवन के इस प्रसंग का मजाक उड़ाऊं, स्वयं इसे लिखूं? क्योंकि अगर मैं इसे लिखूंगा तो मुझे अपने जीवन में या तो दुख ही मिलेगा या मेरी भूल ही मिलेगी या औरों का धोखा ही मिलेगा। क्योंकि विद्यार्थियों, अभी हमने पढ़ा कि जो कवि की आत्मकथा पढ़ने के लिए ललायित हैं, जो उसे आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वही उसके दुखों का कारण है। और वे क्या कर रहे हैं? कवि के दुखों को पढ़कर आनंद लेना चाहते हैं, इसीलिए वह उसे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं, है ना? तो इसीलिए वह कह रहा है कि मैं इस असंगति का मजाक उड़ाऊं क्या, या फिर अपनी भूलों को लिखूं या औरों के धोखों को लिखूं? कवि कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। आगे कवि कहता है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। उज्जवल का मतलब है स्वर्णिम, और आप देखेंगे कि कवि के जीवन में सिर्फ दुख ही नहीं रहा, कवि के जीवन में सुख भी रहा। तो वो कहता है कि मैं कैसे उन सुख भरी यादों की गाथा गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। उस मधुर चांदनी रातों की गाथा मैं कैसे गाऊं, कहानी में कैसे लिखूं? क्योंकि अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, क्योंकि वे जो घटनाएं
वो जो सुख के पल थे मेरे जीवन में, वह तो खिलखिलाकर हंसते थे, वह मेरा मजाक उड़ाते थे, है ना। जो जीवन में दुख है और जब सुख आता है तो वह आकर मजाक उड़ाकर चला जाता है और स्थायी रूप से दुख हमारे पास रह जाता है। कवि इसी का वर्णन करता है। आगे कवि कहता है, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। यहां पर आलिंगन का अर्थ होता है गले मिलना और मुस्कुराकर का अर्थ होता है मुस्कुराकर। तो आप देखेंगे कि कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में सुख का स्वप्न देखकर जाग गया। जब सुख मेरे जीवन में आ रहा था तो मैं सुख का स्वागत करने के लिए तैयार हो गया, सुख को देखने के लिए तैयार हो गया, पर वह मुझे कभी नहीं मिला, क्योंकि वह तो मेरे पास आया जैसे गले मिलने आया हो और आते आते मुस्कुराकर मेरा मजाक उड़ाकर भाग गया हो। कवि को यह भाव बहुत ही दिल तक छू जाते हैं और उसके दिल के दुखों को जाहिर करते हैं। विद्यार्थियों, आशा है कि आपको कविता के ये भाव बहुत ही हृदयग्राही लगे होंगे। आइए अब हम जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या कुछ सीखा। इस वीडियो में सबसे पहले हमने जाना कि कवि के दुख का कारण कौन है। साथ ही हमने ये जाना कि कवि अपने उज्जवल जीवन की गाथा यानी अपने सुख के पलों को क्यों नहीं लिख सकते। विद्यार्थियों, आगे की शेष कविता को समझने के लिए आपको कविता पढ़कर आनी है, जो कि आपकी पृष्ठ संख्या 28 पर है। यानी स्क्रीन पर देखें तो आपको पता चलेगा हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता आत्मकथ्य और पंक्ति संख्या 15 से 22, जो कि पृष्ठ संख्या 28 पर है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर जाकर कविता पढ़ना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना पाठ अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब यानी टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन, उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए दोस्तों अपना पाठ शुरू करते हैं। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। दोस्तों स्मरण कीजिए कि एक दिए हुए बिंदु x0, y0 से जाने वाली तथा परिमित प्रवणता यानी स्लोप m वाली रेखा का समीकरण हम y माइनस y0 बराबर m का गुणन x माइनस x0 से प्राप्त करते थे। तो दोस्तों साथ ही वक्र अगर हमारे पास है कुछ y बराबर fx के बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटा dx का मान x0, y0 रखने पर, जिसे हम f डैश x0 भी कहते हैं, इससे दर्शाई जाती है। इसलिए दोस्तों x0, y0 पर वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y0 बराबर f डैश x0 का गुणन x माइनस x0 से। आगे देखते हैं दोस्तों, अभिलंब स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी आकृति में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वक्र है जहां पर आपके पास A पर आप स्पर्श रेखा देख सकते हैं और A पर आप अभिलंब रेखा भी देख सकते हैं। तो साथ ही दोस्तों y बराबर fx के x0, y0 पर अभिलंब की प्रवणता होती है -1 बटा f डैश x0। चूंकि f डैश x0 शून्य के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए वक्र y बराबर fx के बिंदु x0, y0 पर अभिलंब का समीकरण निम्नलिखित है, यानी इस प्रकार से है y माइनस y0 बराबर -1 बटा f डैश x0 का गुणन x माइनस x0। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों, y माइनस y0 का गुणन f डैश x0 प्लस x माइनस x0 बराबर 0। आगे देखते हैं दोस्तों,
कुछ विशेष स्थितियां हैं दोस्तों। पहली है, यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है तब tan थीटा बराबर 0 है, और इस प्रकार थीटा बराबर 0, जिसका अर्थ है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। इस स्थिति में x0, y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण केवल y बराबर y0 हो जाता है। दूसरा है दोस्तों, यदि थीटा हमारा π/2 हो रहा है तब tan थीटा हमारा अनंत की तरफ जाएगा, जिसका अर्थ है कि स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है, y अक्ष के समांतर है। इस स्थिति में x0, y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण x बराबर x0 होता है। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब एक उदाहरण करते हैं। x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x³ माइनस x स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, यानी स्लोप निकालना है दोस्तों। यहाँ पर दिए वक्र की x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हम इस प्रकार से निकालेंगे कि dy/dx का मान x बराबर 2 रखने पर हमें मिलेगा, यानी 3x² माइनस 1 का मान x बराबर 2 रखने पर, जो कि है 11 के बराबर। आगे देखते हैं दोस्तों, एक दूसरा उदाहरण है। अब वक्र y बराबर x माइनस 7 बटा x माइनस 2 का गुणन x माइनस 3 के उन बिंदुओं का स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां यह x अक्ष को काटती हैं। चलिए इसे हल करते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अक्ष पर y बराबर 0 होता है, इसलिए जब y बराबर 0 वक्र के समीकरण से x बराबर 7 प्राप्त होता है। इस प्रकार वक्र x अक्ष को 7,0 पर काटता है। अब दोस्तों वक्र के समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिलेगा dy/dx बराबर 1 माइनस y का गुणन 2x माइनस 5 बटा x माइनस 2 का गुणन x माइनस 3। आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों dy/dx हम 7,0 पर मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/20। इसलिए दोस्तों स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी 7,0 पर 1/20 के बराबर। अतः 7,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस 0 बराबर 1/20 x माइनस 7 के बराबर, जिसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 20y माइनस x प्लस 7 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं कि √36.6 का सन्निकटन करने के लिए अवकल का प्रयोग कीजिए। चलिए इसे हल करके ही सीखते हैं कि सन्निकटन कैसे निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम y बराबर √x लेंगे, जहां x का मान होगा 36, और मान लीजिए कि डेल्टा x बराबर है 0.6 के, यानी हमने x का मान लिया है 36 और अपना 36.6 में डेल्टा 6 हमने लिया है 0.6। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इससे हमें डेल्टा y हमें मिलेगा दोस्तों √x प्लस डेल्टा x माइनस √x। इसका मान निकालेंगे दोस्तों तो वह हमें मिलेगा √36.6 माइनस √36, जो कि बराबर होगा √36.6 माइनस 6 के। अब दोस्तों हम देख सकते हैं कि √36.6 बराबर हो जाएगा 6 प्लस डेल्टा y के। अब डेल्टा y सन्निकटता dy के बराबर है और निम्नलिखित से प्रदत्त है, जैसे dy बराबर हो जाएगा dy/dx का गुणन डेल्टा x के साथ, जो कि मिलेगा 1/2 √x का गुणन 0.6, क्योंकि y यहाँ पर √x है। साथ ही हमें मिलेगा इसको हल करके 1/2 √36, क्योंकि x का मान 36 था, का गुणन 0.6, जो कि मिलेगा बराबर 0.05 के। आगे देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमें
√36.6 का सन्निकटन मान मिलेगा 6 प्लस 0.05, जो कि हो जाएगा 6.05 के बराबर। चलिए अब हम एक और उदाहरण करते हैं दोस्तों। एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। मान लीजिए कि गोले की त्रिज्या r है और इसके मापन में त्रुटि डेल्टा r है। साथ ही दोस्तों r बराबर है 9 सेंटीमीटर और डेल्टा r बराबर है 0.03 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन यदि मैं v से दिखाऊं तो v बराबर है 4/3 पाई r क्यूब। यानी दोस्तों अगर हम dv/dr निकालें तो वह हमें मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर। इसलिए दोस्तों dv हो जाएगा dv/dr का गुणन डेल r से, जो कि हो जाएगा बराबर 4 पाई r स्क्वायर का गुणन डेल r से। और इसे जब हम हल करेंगे यानी हम r और डेल्टा r का मान इसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा 4 पाई 9 स्क्वायर का गुणन 0.03 से, और हमें आयतन के परिकलन में सन्निकटन त्रुटि मिल जाएगी 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा। दोस्तों आपके सामने दो आलेख दिए गए हैं। हम एक फलन के आलेख के वर्तन बिंदुओं यानी टर्निंग पॉइंट्स को ज्ञात करेंगे और इस प्रकार उन बिंदुओं को ज्ञात करेंगे जिनके आलेख स्थानीय अधिकतम या न्यूनतम पर पहुंचता है। साथ ही दोस्तों हम एक फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट और निरपेक्ष न्यूनतम मान यानी एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट भी ज्ञात करेंगे, जो कोई अनुप्रयुक्त समस्याओं को हल करने में आवश्यक होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम एक परिभाषा देखते हैं कि मान लीजिए अंतराल I में एक फलन f परिभाषित है, तब f का उच्चतम मान I में होता है यदि I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f of C बड़ा या बराबर है f of x से, जहां x हर x I अंतराल से आ रहा है। साथ ही दोस्तों f of C को I में f का उच्चतम मान कहते हैं और बिंदु C को I में f के उच्चतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। जैसे आपके सामने ये आलेख है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्र में C पॉइंट पर f of C का अधिकतम मान मिल रहा है, तो इसे हम f of C में कहेंगे कि यह हमें उच्चतम मान मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मान लीजिए एक अंतराल I में फलन f परिभाषित है, तो f का निम्नतम मान I में होता है यदि I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f of C छोटा या बराबर है f of x से, जहां x I अंतराल से आ रहा है। इसमें भी f of C को I में f का निम्नतम मान कहते हैं और बिंदु C को I में f के निम्नतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। जैसे कि आप इस आलेख में देख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट या बिंदु 1 पर इस फलन का आपको सबसे निम्नतम मान मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह मान लीजिए एक अंतराल I में एक फलन f परिभाषित है, तब I में दोस्तों f एक चरम मान यानी एक्सट्रीम वैल्यू रखने वाला फलन कहा जाता है यदि I में ऐसे बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f of C यानी f का उच्चतम मान अथवा निम्नतम मान दोनों है। इस स्थिति में f of C I में f का चरम मान कहलाता है और बिंदु C एक चरम बिंदु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे पास एक उदाहरण है। यहाँ पर f of x दिया है x स्क्वायर, जहाँ x आ रहा है r से, यानी इस फलन f के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो हमें ज्ञात करने हैं।
इस प्रकार से हम दोस्तों इसका आलेख दे सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का यदि हम ग्राफ बनाएं तो हमें इस प्रकार से मिलेगा। अब इसे हल करने पर दोस्तों एफ ऑफ एक्स का मान अगर हम शून्य रखते हैं तो यह कब होगा, जब एक्स का मान शून्य होगा, यानी एफ ऑफ एक्स बड़ा होगा या बराबर होगा शून्य के सारी एक्स के लिए जो आर से आएंगे। इसलिए f का निम्नतम मान शून्य रहेगा और f के निम्नतम मान का बिंदु होगा x बराबर शून्य। इसके अतिरिक्त दोस्तों आलेख से हम देख सकते हैं कि फलन f का कोई उच्चतम मान नहीं है, अतः r में यानी वास्तविक संख्याओं में f के उच्चतम मान का बिंदु नहीं है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का दूसरा भाग समझेंगे। इस भाग में हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गति की और इसके बाद समझेंगे संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति को। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गति की। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जब कोई एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गति करता है तो उस पर लॉरेंस बल लगता है, जिसके प्रभाव की वजह से आवेशित कण का पथ भटक जाता है। तो हम यहाँ पर इसी भटके हुए पथ की दिशा को समझेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, जबकि इसकी दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, जो आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। आइए अब इसमें पहली स्थिति लेते हैं, जिसमें वेग सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसे कि यहाँ इस चित्र में देख भी सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जबकि आवेशित कण का वेग ऊपर की ओर है, जिसकी वजह से जैसे ही आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है उस पर लगातार एक बल लगने लगता है, जिसके कारण इस आवेश का पथ कुछ इस तरह से वृत्तीय हो जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ इस स्थिति में आवेश पर लगने वाले निरंतर बल की दिशा पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि इस वृत्तीय पथ के हर एक बिंदु पर बल की दिशा अंदर की ओर यानी केंद्र की ओर होगी, यानी कि केंद्राभिमुख बल के जैसे। और इसी की वजह से ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वृत्तीय पथ में गति करने लगता है। आइए अब हम इसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। इसके लिए आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंस बल को केंद्राभिमुख बल के बराबर रखते हैं, यानी कि Q ब्रैकेट V क्रॉस B बराबर होगा m v की घात 2 बटे r के। दोस्तों, अब क्योंकि V और B एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए Q ब्रैकेट V क्रॉस B बराबर होगा B V Q के, जो बराबर है m v की घात 2 बटे r के। इससे वृत्तीय पथ की त्रिज्या आती है r बराबर m v बटे b q। जबकि वृत्तीय पथ के लिए समय अवधि की बात करें तो वो होगी t बराबर 2 पाई r बटे v। और अगर हम यहाँ r का मान पिछले व्यंजक से रखें तो समय अवधि t आती है 2 पाई m बटे b क्यूब। दोस्तों, अब हम त्रिज्या और समय अवधि के व्यंजक को एक जगह लिख लेते हैं और अब ज्ञात करते हैं इस वृत्तीय पथ में आवेशित कण की गति की कोणीय आवृत्ति को, जो होती है ओमेगा और जो बराबर होती है 2 पाई बटे t के। अब यहाँ हम पिछले व्यंजक से t का मान इस समीकरण में रखें
तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा आती है BQ/m। चलिए अब बात करते हैं एक दूसरी स्थिति की, जिसमें आवेशित कण का वेग सदिश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत न होकर किसी निश्चित कोण पर झुका है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्थिति में बल की दिशा का पता कैसे लगाया जाएगा और इस स्थिति में आवेशित कण का पथ क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों अक्ष x, y तथा z को बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा z अक्ष के समांतर है और कोई एक आवेशित कण मूल बिंदु से v वेग के साथ चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता हुआ yz तल में गति करता है। चलिए पहले हम इस वेग को अक्षों के अनुसार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर z अक्ष के समांतर वेग होगा v cos थीटा और y अक्ष के समांतर वेग होगा v sin थीटा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के वेग की दिशा के लंबवत होती है, यानी यहाँ पर बल की दिशा होगी x अक्ष के समांतर। तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन तीनों ही अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र, वेग और बल की दिशा मिलती है, जैसे इससे पहले वाली स्थिति में भी था। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक आवेश का पथ वृत्तीय होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेग का एक भाग z की दिशा में भी है, यानी कि ये वेग आवेशित कण को z अक्ष के समांतर भी गति करने के लिए बाध्य करेगा। इसका मतलब यहाँ पर यह आवेश दो तरह की गति करता है, एक तो वृत्तीय जो v sin थीटा की वजह से है और दूसरी रेखीय जो v cos थीटा की वजह से होगी। यानी कि यहाँ पर आवेश दोनों गतियों को संयुक्त रूप से करेगा, अर्थात इसका पथ कुंडलीदार होगा। आइए अब हम इस पथ के कुछ गुणधर्मों पर विचार करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कुंडलीदार पथ की त्रिज्या, जिसे ठीक पहले की ही तरह लॉरेंस बल को केंद्राभिमुख बल के बराबर रखकर ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि मोड q v क्रॉस b बराबर होगा m v/2/r। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर v तथा b लंबवत नहीं है, इसलिए v क्रॉस b को हम लिख सकते हैं vb sin थीटा, जो बराबर होगा m v/2/r के। और यहाँ से r आता है m v sin थीटा/bq। इसके अलावा एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में आवेश को लगा समय t होगा 2 पाई r/v। और अब यहाँ पर r और v का मान रखें तो t आता है 2 पाई m/bq। तो आइए हम यहाँ त्रिज्या और समय अवधि को एक साथ लिख लेते हैं। इसके साथ ही हम इसी प्रकार की गति से जुड़े एक और गुण के बारे में जान लेते हैं, जो कहा जाता है पिच। दोस्तों किन्हीं दो लगातार कुंडलियों के बीच की दूरी को कहा जाता है पिच, जो बराबर होती है चाल गुणा समय के। और जैसा कि हमने कहा था कि ये रेखीय गति होगी वेग v cos थीटा की वजह से। इसका मतलब पिच आएगी v cos थीटा गुणा t। अब यहाँ पर t का मान रखने पर पिच आती है 2 पाई m v cos थीटा/bq। तो ये तो बात हुई थी किसी एक आवेश के सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में गति की। अब अगर हम मान लें कि इस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ एक विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है, तो ये आवेश किस प्रकार गति करेगा? इसे समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, जिसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर है। इसके साथ ही इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है, जिसे यहाँ
कुछ ऐसे अंदर की ओर की दिशा में दिखाया गया है। अब मान लीजिए कि एक आवेश इन दोनों ही राशियों के लंबवत दिशा में गति करता है, कुछ ऐसे। तो ये आवेश बहुत ही कम या न के बराबर ही अपने मूल मार्ग से भटकता है, और ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि आवेश पर दोनों ही राशियां विपरीत दिशा में बल लगा रही हैं, और अगर ये दोनों ही बल बराबर होते हैं तो ये आवेश अपने मूल मार्ग से जरा भी विचलित हुए बिना गति कर सकता है। अब अगर हम मान लें कि Fe विद्युत क्षेत्र की वजह से आवेश पर लगने वाला बल है, जिसका मान होगा QE, और जो इसे नीचे की ओर धकेलेगा, जबकि Fm चुंबकीय क्षेत्र की वजह से आवेश पे लगने वाला बल है, और इसका मान होगा QV क्रॉस B। और बाएं हाथ के नियम की सहायता से इसकी दिशा प्राप्त होती है ऊपर की ओर। तो अब आवेश पर लगने वाला कुल बल F होगा Fe जमा Fm, यानी कि QE जमा Q ब्रैकेट V क्रॉस B। और दोस्तों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए हम इनके बीच एक ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। लेकिन अगर दोनों ही बल समान दिशा में होते तो ये आपस में जुड़ जाते, जिसकी वजह से इसे कुछ इस तरह लिखते हैं, F बराबर Q ब्रैकेट E जमा घटा VB। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा किसी आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति को, जिसमें हमने मुख्यतः दो स्थितियां ली। एक, जब V और B एक दूसरे के लंबवत हो, और दूसरी, जब V सदिश B पर झुका हो। इसके साथ साथ हमने समझा संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति को। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक नए विषय बायो-सावर्ट नियम की। इसके बाद जानेंगे बायो-सावर्ट नियम के कुछ अनुप्रयोग। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने गणित में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म भाग 2 पढ़ा,
और हिंदी विषय में जयशंकर प्रसाद भाग 3 की पढ़ाई की। वहीं क्लास 12 में गणित में अवकलज वेव अनुप्रयोग भाग 2 पढ़ा और भौतिक विज्ञान में गतिमान आवेश और चुंबकत्व भाग 2 पढ़ा और इन वीडियो पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों क्लास 10 में विज्ञान विषय में अम्ल, क्षरक और लवण भाग 4 और 5 पढ़ेंगे और हम सामाजिक विज्ञान में जल संसाधन भाग 2 पढ़ेंगे। एक ज़रूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप DG 7 इकोवेशन YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।